बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। पीडीएम एक लंबे वक्फे के बाद दोबारा नाज़रीन मुतहर्रिक होने की कोशिश कर रही है और आज पीडीएम ने कराची में जलसा भी रखा हुआ है और ये जलसा जारी है। पीपल्स पार्टी के बगैर ये पीडीएम का नाज़रीन पहला जलसा है। ये जलसा कितना कामयाब रहा है और पीडीएम की तहरीक किस तरह से आगे बढ़ेगी, लेकिन दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हुकूमत की कारकर्दगी का भी हिसाब मांगा जा रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी ये कह रहे हैं कि पीटीआई दोबारा इख्तिदार में नहीं आएगी, ये आखिरी दफ़ा इख्तिदार में आई है और पहली दफ़ा इख्तिदार में आई है। पीटीआई का ये कहना है कि सिंध में ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आखिरी हुकूमत है, 13 साल से हुकूमत कर रहे हैं, कारकर्दगी इनकी सिफर है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सिंध में तब्दीली आ जाएगी या फिर तहरीक इंसाफ की हुकूमत तब्दील होगी। इसके अलावा आज मियाँ शहबाज शरीफ एक इजलास में कराची की सूरत हाल पर बात करते हुए बाकायदा आपदीदा हो गए। उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि वो अपनी ज़िंदगी में कराची को धुला हुआ देखना चाहते हैं। क्या उनकी परेशानी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर एक तंज है? आज प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकन असम्बली ऑन अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर निहाल हाशमी साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बैरिस्टर आमिर हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब्बास साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। ये बताइए कि अभी कराची में जलसा जारी है पीडीएम का और मियाँ शहबाज शरीफ भी इससे इजहार ख्याल कर रहे हैं। कितना मुतासिर कुन है ये जलसा और क्या इसको पीडीएम का पावर शो कहा जा सकता है या फिर ये असल में जेयूआई फे का ही पावर शो है? देखें जी, जो पीडीएम का सीजन 1 था वो तो हम सबके सामने बहुत बड़ा फ्लॉप हुआ बॉक्स ऑफिस पे। आज मेरे ख्याल सीजन 2 का आगाज कराची का इंतखाब किया पीडीएम की, जो उनकी लीडरशिप है, लेकिन उससे 2-3 चीजें बहुत ज्यादा क्लियर है। नंबर 1, जो पहली दफा पीडीएम जिस आबोताब से आई थी और जो इस्तीफे लेने आई थी और जिस तरीके से वो फ्लॉप हुआ था, यकीनन उनका इस दफा का जो शो है ये भी वैसे फ्लॉप ही होगा। अच्छा। अवाम को बेवकूफ बनाना अब बड़ा मुश्किल है। आपका पहले भी कोई नैरेटिव नहीं था, आप इस्तीफे के लिए आए थे और आपने 100 किस्म की वोट की, लेकिन आप देखें कश्मीर का इलेक्शन के बाद, गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन जीतने के बाद और सियालकोट के बाद, अगर इस वक्त पीडीएम कराची जा रही है तो यकीनन हमारे लिए नहीं जा रही। पीडीएम इस टाइम जा रही है पीपल्स पार्टी के साथ अपने स्कोर सेटल करने के लिए। अच्छा। और दूसरा ये कि बिलावल भुट्टो जरदारी का इस टाइम वहां पे अपनी सियासत का सिंध में आगाज करना, ये क्या शो करता है? आई थिंक अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो आज से 2 या 3 हफ्ते पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध की तरफ जाएगी, क्योंकि सिंध के अवाम को इन लोगों से आजाद कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी क्योंकि डायरेक्शन इस वक्त सिंध की तरफ से, हम समझते हैं पंजाब और अपना केपीके के बाद इस वक्त पीटीआई को सिंध में स्पेस लेनी चाहिए, इसलिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फौरन सिंध में चली गई। हम तो अपने ऑफेंसिव में अपने हिसाब से जा रहे थे क्योंकि हमने सिंध में काम करना है, इनको आखिर किस चीज की जरूरत पेश आई? सिंध में कराची में जाके शहबाज शरीफ साहब का ये जो टस्वे बहाना है, क्रोकोडाइल टीयर्स जो थे, ये शो करता है कि जिनके अपने भाई साहब 3 दफा वजीर आजम रहे हों, वो यकीनन हमारा रोना नहीं रो रहे, वो पीपल्स पार्टी को रो रहे हैं, उनकी करप्शन को रो रहे हैं और पीपल्स पार्टी को सबक सिखाने के लिए गए। हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। कराची में मदरसे के बच्चे बुला के और पाकिस्तान को शो कराना कि कराची में बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया सब समझती है। सो आई डोंट थिंक सो कि कोई नई चीज है इसमें, कोई नई चीज बेचने को है। इट्स एन ओल्ड, वो कहते हैं ना, पुरानी बोतल में नई वही चीजें, सारा कुछ वही चल रहा है। यानी आपके ख्याल में कि अब पीडीएम इररेलेवेंट है और अब्बास साहब? रेलेवेंट सिंध है, सिर्फ पीडीएम इररेलेवेंट है। बिलावल भुट्टो का नोडेरो जाना, लाड़काना जाना, उनका कराची जाना और कुछ अर्से बाद हमारा वहां पे मूव करना, क्योंकि तहरीक इंसाफ समझ सकती है कि वहां पॉलिटिकल बहुत बड़ी स्पेस अवेलेबल है। मेरे ख्याल में इन लोगों को अपनी जान की पड़ गई कि जाके बचाएं, ये ना हो कल को एक जो सिंध बच गया वो भी चला जाए। वो पीपल्स पार्टी को स्कोर सेटल करने जा रहे हैं और पीपल्स पार्टी पीटीआई को सिर्फ आपने ऐलान किया है ना, आपके पास तो वहां पर कोई उम्मीदवार ही नहीं है, कोई ऐसा रेलेवेंट बंदा है ही नहीं सिंध में सिवाय अरबाब गुलाम रहीम के भी माजी में बस उन्होंने आपको ज्वाइन किया। इसके अलावा आपके पास क्या है सिंध में? कराची में 14 एमएनएस हमारे पास मौजूद है और अंदरूनी सिंध की बात कर रहे हैं ना सर, जहाँ पे अभी आप बता रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी मौजूद हैं, खैरपुर में जलसा भी किया उन्होंने। कराची में इस वक्त 40 के सिंध में इस वक्त 40 के करीब इंटीरियर सिंध की सीटें हैं। हम अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुके। सितंबर के इंशाल्लाह अवाइल में प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध में जाएंगे और आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता शमूलियत है और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। मेरे ख्याल उसको भांगते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपनी शायद कैंपेन स्टार्ट कर दी है वहां पे।
चलें, बैरिस्टर आमिर हसन साहब, ये तो बहुत ख़तरनाक बात है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब अंदरूनी सिंध जा रही है। इसके लिए फिर अब आपको तैयारी करनी होगी और ओन अब्बास साहब कह रहे हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कैंपेन ही इस वजह से शुरू की है कि उनको ख़तरा है कि कहीं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपने कदम सिंध में ना जमा ले। एक तो ये चीज़, और दूसरा ये बताएँ कि आपके ख़्याल में पीडीएम का कराची में आज पावर शो कैसा रहा है? क्या ये पीडीएम के पिछले जलसे से ज़्यादा मुतासिर कुन था या नहीं? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ जी। जो ओन साहब ने बात की है कि इनका वाकई पीटीआई का कोई स्टेक नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल कुव्वत वहाँ पे खड़ी होती है तो चैलेंज तो पीपल्स पार्टी को करेगी, क्योंकि अक्सरियत पीपल्स पार्टी के पास है। इन्हें तो मांगे तांगे की चंद सीटें एमक्यूएम से छीन के एमक्यूएम 2 को दी गई हैं, वो सारी हकीकत सब जानते हैं। अदरवाइज तो इनकी कोई ना रूट्स हैं सिंध के अंदर और ना कोई ऐसे हालात हैं। और वाकई जो रोना रो रही है पूरी कौम, वो एक ऐसे झूठे शख्स का रो रही है जिसने कंटेनर से बड़े बड़े दावे किए थे और इतने बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स लिख के 100 डेज प्लान दिया था, और आजकल पता ही नहीं वो किधर है और क्या कर रहे हैं। और आवाम है कि बदतरीन महंगाई, बदतरीन बेरोजगारी और बदतरीन गुर्बत के नरगे में है। तो रोना तो लोग रो रहे हैं, उस झूठे को तलाश कर रहे हैं कि वो किधर है आजकल। दूसरी बात जो आपने पीडीएम की बात की है, देखें पीडीएम उसी वक्त था जब पीडीएम बनाने वाली जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद थी, और हमने जब कराची में जलसा किया था तो आपने देखा था कि वो जलसा कैसा था, कराची की तारीख का बेहतरीन जलसा था। आज के जलसे के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक तशवीश रही है कि पीडीएम की बाकी कुछ जमातें मजहबी कार्ड खेलना चाहती थी और एक मखसूस मकतबा फ़िक्र की सियासत करना चाहती थी, जिसमें वो ख़वातीन के, अक़लियतों के और जो पाकिस्तान का रोशन ख्याल तबका है उनके हकूक़ को गसब करना चाहती थी। इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को बना के कुछ बुनियादी असूल लिखे थे, जिसके अंदर हमने कहा था कि हम मजहबी कार्ड को प्ले नहीं होने देंगे और हम किसी खास मकतबा फ़िक्र के ज़रिए पाकिस्तान के समाज को, सियासत को मज़ीद तकसीम नहीं होने देंगे। तो जब तक हम रहे, इसमें कामयाब रहे, हमने किसी को एक तरफ टिल्ट नहीं करने दिया। पीडीएम ने कामयाबियां हासिल की, इस हुकूमत को इबरतनाक शिकस्त हुई। सेनेट में जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए, ये हुकूमत पिटी, कराची से लेके खैबर तक अपने हलकों में ये हारे। नौशहरा हारे, कौन सा हल्का है जो ये नहीं हारे? इमरान खान अपने हलकों में हारे। तो पीटीआई को हमने पिटी हुई पार्टी साबित किया, कौमी असेंबली में इन्हें शिकस्त दे के साबित किया। और इनमें अगर थोड़ा सा भी अखलाकी मयार होता, और अगर ये जो इमरान बड़ी बातें करते थे, कभी यूके की और यूएस की मिसालें देते थे, तो अगर ये इन्हें कौमी असेंबली में शिकस्त हुई थी इनके वजीर ख़जाना को, तो अगर ये हुकूमत थोड़ी सी भी जमहूरी रिवायत रखती तो इन्हें मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, इन्हें चले जाना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत तो ख़त्म होगी, अखलाकी एतबार से तो इसकी कभी भी कोई खड़े होने की जगह नहीं थी। लेकिन जहां तक पीडीएम को तोड़ने वालों से अब मेरा सवाल है कि अगर आपने इसी तरह जलसा खेलना था तो फिर वो हमें कहाँ लॉन्ग मार्च के आप किस्से सुना रहे थे, इस्तीफों की बातें सुना रहे थे? आपके इस्तीफे कहाँ हैं जनाब? अगर कौमी असेंबली से नहीं देने तो पंजाब से तो आगाज करें, इधर आपकी अक्सरियत है। बैरिस्टर साहब, जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लगता है ना, आज बड़ा अहम बयान दिया था एहसान इकबाल साहब ने। मैं आपको सिर्फ वो बयान सुनवाना चाह रहा हूँ। उनका मैंने बयान सुना, वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत के डी में शामिल हो गए थे, गोल करने वाले थे, तो जैसे ही हम गोल करने वाले थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टाइम आउट ले लिया। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ ऐसा नहीं करती तो आज तो इलेक्शन हो चुके होते सर। वो तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आप लोग पीछे हट गए इस्तीफों से। इस्तीफे दे दे तो सारी गेम ही मुक जानी थी। एहसान इकबाल साहब और अब्बासी साहब जो रोल प्ले कर रहे हैं वो सबको पता है। वो बच्चा जमूरा का रोल है, और गोल कौन सा ये कर रहे थे जी? गोल तो हमने कर दिया था कौमी असेंबली में। इतना प्रेशर डेवलप हो गया था हुकूमत के ऊपर, आपने सिर्फ इस्तीफे देना था, 2 दिन में ही हुकूमत खत्म हो जाती। ऐसे नहीं होता, ये अगर मगर पे हुकूमतें नहीं जाती फवाद साहब। हमने अगर इनके जब ये आए थे धरना देने, तो हमने नून लीग की हुकूमत धरनों से नहीं जाने दी, तो हम ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि किसी हुकूमत को जत्थाबंदी के जरिए खत्म किया जाए? हम जमहूरी तरीके से इस हुकूमत को खत्म कर चुके थे, कौमी असेंबली में शिकस्त दे चुके थे, सेनेट में शिकस्त दे रहे थे। ये पीएमएलएन की और मौलाना साहब की हमें नहीं पता कि डोरियां कहां से हिली हैं। उसके बाद एक पुरस्रार खामोशी है,
बड़ी देर के लिए फजलुर रहमान साहब बीमार हो गए, आजकल ट्विटर अकाउंट बंद है, सारे खामोश हैं और आजकल कोई बात ही नहीं हो रही। वो तख्त और तख्ता की सियासत करने वाले, आर और पार की सियासत करने वाले। चले आमिर हसन साहब आपका नुक्ता आ गया है, आपको बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नवाज से भी, और हुकूमत के तो वैसे ही आप खिलाफ हैं, और हुकूमत के बारे में आप ये कह रहे हैं कि इनकी आखिरी हुकूमत है। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप ये बताइएगा, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। अब पावर शो इस वक्त जारी है पीडीएम का कराची में, आपके ख्याल में पीडीएम जलसों की एक के बाद एक सीरीज से आखिर हासिल क्या करना चाहती है निहाल हाशमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हासिल करना चाहती है वो है आपकी आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, आइन की हुक्मरानी, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी, जमहूर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, लोगों को रोटी, चीनी, खुर्दनोश, दवाई सस्ती मिले, बिजली की बिल सस्ती हो जो नवाज शरीफ के दौर में था 9 रुपये का, पेट्रोल वो सस्ता हो जो इसाक डार साहब के वक्त में था, डॉलर वहीं पे आ जाए जहां पे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में था, लोगों को रोज़गार मिले, सी पैक जैसे मंसूबे लगाए जाएं, यहाँ के नौजवानों को लैपटॉप मिले, यहाँ के बिजनेसमैन को एक उठान मिले, तहफ़्फ़ुज़ मिले, कराची जैसे बदअमन शहर को अमन दिया जाए, पाकिस्तान को पूरे आलम में खुशगवार बनाए, ये हमारा मकसद है। और ये गुनानी और ये बाबा कौम का भी मकसद था, यही हमारा मकसद है जिसके लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था। क्या ये मकसद तो नहीं था पाकिस्तान बनाने के लिए कि हर इदारे अपना काम ना करे, दूसरे के काम करे? लेकिन निहाल हाशमी साहब, मादरत के साथ 6 महीने के बाद दूसरा जलसा आप 6 महीने बाद करते हैं, तो ये मकसद कैसे हासिल करेंगे आप? जी देखिए, हम अवाम के, आप यहाँ आके अपने कैमरामैन रिपोर्टर साहब से पूछें कि जब मुझे यहाँ पे जलसे के दौरान में आया तो नुमाइश तक इंसान ही इंसान है। देखिए कोरोना था, ईद आए, इंसान है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि एक खास मकतब फिक्र के लोगों को आपने जमा कर लिया है, JUIF के लोगों को आपने जमा कर लिया और उसको जलसे का नाम दे दिया। पीपल्स पार्टी के लोग ये तनकीद कर रहे हैं आपके ऊपर। ये खास मकतबा फिक्र के लोग, ये मोहम्मद अली जिन्ना के बेटे हैं, उसके मानने वाले हैं, उसके चाहने वाले हैं। ये कोई खास मकतबा नहीं, एक ही मकतबा है, पाकिस्तान का मकतबा। आज पीपल्स पार्टी के दोस्तों को इसलिए परेशानी है कि उनके बगैर आज पीडीएम माजी के जलसे से बड़ा जलसा कर रही है, उससे कहीं बड़ा। आप अपने कैमरा, अब मैं समझता हूँ ड्रोन भी वहाँ तक ड्रोन भी नहीं पहुँच सके, बंदर रोड तक लोग ही लोग हैं। और आप अपने ये मेरे कैमरे के पीछे देख सकते हैं। तो हम समझते हैं कि, और अगर जिस तबके की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त, निहाल साहब एक मिनट निहाल साहब, आपने कहा कि यहाँ पे आप ड्रोन कैमरा भी नहीं चल सकता, इतने ज़्यादा लोग हैं। मुझे ये बताएं कि 1 लाख कुर्सियाँ लगाने का दावा किया था JUIF के रहनुमा ने, जिसके ऊपर हलीम आदिल शेख ने कहा था कि अगर 1 लाख तो क्या 1000 कुर्सियाँ भी हो जाएंगी तो वो अपनी कुर्सी छोड़ देंगे। आप बताएं कितने लोग हैं आज? ये आप अपने कैमरामैन से, अपने रिपोर्टरों से पूछे, मैंने तो आपको इतना ही बता दिया कि यहाँ से लेकर नश्तर पार्क, कम से कम 1 लाख कुर्सियाँ हैं यहाँ पर। जी 1 लाख कुर्सियाँ हैं आज। आप उससे कहीं ज्यादा होंगे। आप ये जो मेट्रो बस का रूट बना हुआ है, ये पूरा इंसानों से भरा हुआ है। आप जरा अपने कैमरा ले जाए, मेरा प्रोग्राम छोड़े, कैमरे को बोले दूर तक लेके जाए, आपके कैमरामैन साथ खड़े हैं मेरे। नहीं, वो हम दिखा रहे हैं न्यूज़ में हम दिखा रहे हैं, मुसलसल दिखा रहे हैं, रिपोर्टर्स हमारे यहाँ पर हैं। चलें, ऑन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ भी चलते हैं। भाई ऑन साहब, इतना ज़्यादा यहाँ पर क्राउड है जिस तरह निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, तो फिर आपको तो परेशान होना चाहिए। अगर पीडीएम की तहरीक आपके ख़िलाफ़ कोई मूवमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाती है, कोई जलसे जुलूस होते हैं, तो फिर आप तो ज़्यादा नहीं चल पाएंगे। आप इसके लिए ख़तरा है, ये पीडीएम का जो इत्तेहाद है आपके लिए ख़तरा है वो? कौन साहब? जी सर, सॉरी मैं आवाज़ नहीं सुनी, क्या कहा आपने? मैंने कहा जिस तरह से निहाल हाशमी साहब दावा कर रहे हैं कि आज लाखों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कराची की सराउंडिंग्स में नुमाइश एरिया जहाँ पर ये हो रहा है, मज़ार क़ाइद के अतराफ़ में जो जहाँ पर जलसा हो रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पर सर ही सर नज़र आ रहे हैं, लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। तो आप समझते हैं कि पीडीएम की जो तहरीक में अब कोई नई जान पड़ेगी, इससे किसी किस्म का कोई ख़तरा है आपको, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा, जलसे जुलूस होते रहेंगे और कोई इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा? हुकूमत परेशान नहीं है? आप ये देखेंगे, आप खुद इमेजिन कर लें, ये पिछले 2.5 साल से, जिस दिन से ये कश्मीर हाईवे या श्रीनगर हाईवे के ऊपर आज से 2.5 साल पहले आए थे, उस वक्त से लेके आज तक आप टोटल इनके जलसे देख लीजिए।
मतलब सिवाय जलसों में तकरीरों के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर आप स्टेज पे बैठी सिर्फ लीडरशिप का मुवाजना कर लें, शहबाज शरीफ साहब या मरियम बीबी या फजल रहमान साहब या बीएनपी के जो दोस्त बैठे, किसी का भी कराची के दोस्तों से, कराची की आवाम से कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। अब मौलाना साहब का कराची के इश्यूज के बारे में क्या रवैया हो सकता है, या शहबाज शरीफ साहब क्या समझते हैं कि कराची में क्या प्रॉब्लम होंगे, या बीएनपी के जो दोस्त बलोचिस्तान से आए उनको क्या पता कराची में, या एएनपी को क्या पता होगा। ये सारे नॉन रेलेवेंट स्टेट एक्टर्स हैं जो वहां पे पहुंच गए हैं और एक जाके वो पॉलिटिकल गिमिक्स कर रहे हैं। अब ये बताएं, अगर वहां जाके महंगाई का रोना रोते हैं तो यकीनन हमारी वजह से महंगाई कराची में नहीं हो सकती। आटे का अगर वहां पे महंगा है तो वो मुराद अली शाह या सिंध की हुकूमत से तो बात कर सकते हैं, हमारा उससे क्या कंसर्न है। कराची में 10-20 हजार बंदे इकट्ठा, मतलब कितने 2 करोड़ का शहर है वहां पे 10-20 अब्बास साहब देखें, लेकिन अब्बास साहब आपकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन पेट्रोल तो आप महंगा करते हैं, महंगाई आप कर रहे हैं, डॉलर आपके दौर में ऊपर जा रहा है, ये सारी चीजें तो आपकी उसमें आ रही है ना। देखिए महंगाई के वाले से हम लोगों को 10 दफा क्लियर कर चुके हैं, इमाम को भी, कि जो चीज इंटरनेशनली महंगी होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। अगर ब्रेंट या क्रूड की प्राइस वहां पे 70 या 75 या 80 डॉलर पे जाएगी $40 से, तो वो यहाँ महंगी होगी। लेकिन एक चीज याद रखिए कि ये जो महंगाई का जो ढकोसला है, ये जो एक शाम को रोजाना 7 से 11 तक चलता है सिलसिला अपोजिशन की तरफ से, ये अवाम बाय नहीं कर रहे। अगर ये इतना बाय होता तो सियालकोट में हम हार चुके होते। हमें भी पता है, अवाम को भी पता है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की गवर्नमेंट हर वो काम कर रही है, हम हर वो मेहनत कर रहे हैं इसको खिदमत के जज्बे के साथ कि अवाम की तकलीफ में जो है ना कमी लाई जा सके। लेकिन वो चीज इनकी जिस तरह मुंह से बेचते जाते हैं, आपके ख्याल में ये कराची में महंगाई के लिए गए? इनका एक एजेंडा बता दें जो अवाम, ये पिछली दफा इस्तीफे लेने आए थे और दरमियान में 10,000 और डिमांड्स क्रिएट होती गई। महंगाई तो एक वो चैप्टर है, जब ये तकरीर करने आते हैं तो महंगाई को दरमियान में डालते हैं। असल तो ये लूट मार और करप्शन में एक वो जो इत्तेहाद कायम है कि यार 2023 का इलेक्शन आ रहा है, कोई ऐसा गेम करे कि एक दफा हुकूमत में आ जाए। मैं आपको बता दूं, मुझे बाकी का तो नहीं पता, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कभी भी 5 साल से ज्यादा बगैर हुकूमत के जिंदा नहीं रह सकती। आप इनकी हिस्ट्री उठा लें, ये टूट फूट का शिकार हो जाती है। इसलिए बार बार पीडीएम में ये जान डालते हैं शहबाज शरीफ साहब या उनकी भतीजी के एक जलसा करें, कोई तरीका करें ताकि हुकूमत में वापस आए। ना तो 2023 में आप नून लीग के, लेकिन अब तक तो टूट फूट का शिकार नहीं हुई है, इसका क्रेडिट तो देना होगा आपको कम से कम। कौन जी? अभी तक शिकार नहीं हुई जी। आज मिफ्ता इस्माइल को वो मनाने गए, खाकान अब्बासी अपनी जगह पे नाराज है, राना तनवीज खाकान अब्बासी से नाराज है, भतीजी का चचा से नहीं बन रही, इतने सारे इश्यूज हैं। मतलब मैं किस किस की घर घर की कहानी सुनाऊं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो हर जगह होता है ना, हर पार्टी में होता है, आपकी पार्टी में भी होगा। एक होता है जी, नहीं मेरे भाई, एक होता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक होता है टोटल नैरेटिव, यानी मैंने पार्टी को इस लाइन पे लेके जाना है, लेफ्ट से या राइट लेके जाना है। अगर एक पार्टी की सिमत ही ना हो, यानी कि आपने हाथ पांव पकड़ने हैं या आपने गर्भान में हाथ डालना है, आपने ऑफेंसिव जाना है या डिफेंसिव, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो कि नून लीग में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार है कि नवाज शरीफ से लंदन से इंस्ट्रक्शन लेनी है, छोटे भाई से लाहौर से इंस्ट्रक्शन लेनी है, और कल को अगर जीत जाएंगे तो यहाँ पे मरियम बीबी संभालेंगे या हमजा शहबाज शरीफ चलेगा। ये बेसिकली विरासत का इशू है कि कल को विरासत पे किसने आगे लेके चलना है। इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी कम और अपनी विरासत की जायदाद समझा है। असल इशू वो जरात की जायदाद की बंदर बांट का है जो इतना कंफ्यूजन का शिकार हो रहे हैं सर। ठीक है, यानी बयानिए का इशू है और नैरेटिव का इशू है, और ये क्या हो सकता है, चूंकि नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा एक तरफ और मियां शहबाज शरीफ साहब का बयानिया एक तरफ है। इसके ऊपर जवाब लेंगे निहाल हाशमी साहब से, और बैरिस्टर साहब से भी पूछेंगे कि आज मियां शहबाज शरीफ साहब जब कराची में मौजूद थे, कि इजलास में मौजूद थे, और कराची की जब सूरत हाल उनके सामने आई तो उन्होंने बाकायदा आंसू बहाए हैं, और इसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? ब्रेक के बाद बैरिस्टर आम का जवाब लेंगे। तो बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मियां शहबाज शरीफ कराची में मौजूद थे और कराची के हालात को देखकर वो रो पड़े थे। क्या हाल कर दिया आपने कराची का? शहबाज शरीफ का इशारा आपकी जानिब था और वो ये कह रहे थे कि मरने से पहले कराची को खुशहाल देखना चाहते हैं। क्या सिंध हुकूमत कराची को खुशहाल बना पाएगी बैरिस्टर साहब? अल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ को उम्र खिज़्र दे जी, और वो अपनी ज़िंदगी में और बहुत से अच्छे अच्छे काम भी देखें। लेकिन जब उनके पास इक़्तिदार था और वो लाहौर के लिए सारे वसाइल छीनते थे पूरे पाकिस्तान के, सी पैक का हर मंसूबा, वो ऑरेंज ट्रेन है जो जी लाहौर में लगा दें,
तो अगर वो थोड़ी सी मेहरबानी फरमाते और अपने भाई से थोड़े से फंड्स कराची में खर्च करवा देते। बहुत सी तख्तियाँ लगा के आए हुए हैं, ग्रीन बस फलानी बस, किया कुछ नहीं, बस ही रही है, कुछ भी नहीं किया। तो आज उन्हें ना रोना पड़ता। जाहिर है ये पछतावे या नदामत के आंसू हैं। अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए। सिंध हुकूमत के पास वसाइल नहीं है कराची को ठीक करने के लिए? जी वसाइल कम हैं। कराची जितना बड़ा शहर है, कराची को इस हाल तक पहुंचाने में वो कुव्वतें जिम्मेदार हैं जिन्होंने हमेशा से सिंध के अंदर तकसीम जारी रखी है। कराची को और अंदरूने सिंध को लड़ाने की कोशिश की है। यहाँ पे ऐसी जमातें बनाई हैं जिन्होंने बंदूक के ज़ोर पे सियासत की है, फिर उन्हें वसाइल दिए हैं, उन्होंने सारा पैसा पाकिस्तान का बैरून मुल्क शिफ्ट किया है, फिर उसने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए हैं, फिर आपको पता चला कि वो जमात गद्दार थी। लेकिन आज भी मेरी बात सुन ले फवाद साहब, एक सेकंड, मुझे जरा बात कंप्लीट करने दें। ये क्रॉस क्वेश्चन है। आज भी वो जमात जैसे इमरान खान कभी दहशत। मेरा सवाल ले लें बैरिस्टर साहब। देखें, आप कह रहे हैं कि वसाइल आपके पास कम है। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं यहाँ पे बैठ के कि 1900 अरब रुपए आपको दिए हैं सर, 1900 अरब रुपए 3 सालों में आपको दिए हैं। वो पैसा कहाँ गया? कराची वाले ये समझ रहे हैं कि ये पैसा अंदरूने सिंध में लगा, अंदरूने सिंध वाले कह रहे हैं कि ये हमारे साथ हो क्या गया, उनका पैसा गया कहाँ? आप कह रहे हैं वसाइल की कमी है, तो वसाइल की कमी कैसे है? 1900 अरब का जवाब तो देखें। जब एक वफाकी वजीर उठ के बोले कि हमने दिए हैं, भाई आपने किसी ने अपने अब्बा के पैसों में से दिए हैं, हक है हर सूबे का, और अभी आपने दबा के रखा हुआ है। और फवाद चौधरी साहब की छोड़े, हमारे दोस्त हैं सर, थोड़े दिन की बात है, वो किसी और जमात की तरफ से इसी तरह पूरे जोशो खरोश के साथ बात कर रहे होंगे। ये पेंदे के बगैर पेंदे के लोटे सर। देखें देने की बात नहीं है, उन्होंने जैसे भी दिए, उन्होंने पाकिस्तानी आवाम का टैक्स पेयर का पैसा दिया है ना। पैसा तो आपके पास आया है ना सर, पैसा आपके पास आया है, पैसा आपकी जेब में आया, वो आवाम के ऊपर लगना चाहिए। फवाद साहब मेरी बात सुन लें। जी, ये फवाद चौधरी ने नहीं दिया, ये सिंध के अवाम का हक है, सिंध के अवाम पे लग रहा है। आज भी कराची के अंदर बेहतरीन तिब्बी सहूलतें, तालीमी इदारे, कराची की बेहतर होती हुई सड़कें, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन इसमें हमें ज़रूरत है। वो जो वज़ीर आज़म ने वादा किया था 1100 अरब का, किधर गए? एक धेला नहीं देते हैं, 1900 अरब का तो हिसाब है। वो ये तो कह रहे हैं सर, आप 1100 अरब मांग रहे हो, कह रहे हैं 1900 अरब रुपए दिए आपको, आप पैसा लगाते नहीं है, वो लंदन भेज देते हैं, दुबई भेज देते हैं, कहीं चला जाता है पैसा। एक तो आप बार बार ना मेरी बात सुने, ये जो आप बात कर रहे हैं ये गलत बात है। सर मैं नहीं कर रहा ये बात, ये फवाद चौधरी साहब को कोट कर रहा हूं सर मैं, उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड। हर सूबे का हक है, मेरी बात सुन लें, सिंध का ज्यादा हक है, उस पे ये बैठे हुए हैं सारे। फवाद चौधरी है या दूसरे वजीर हैं, वो सूबों की कमाई के ऊपर पल रहे हैं। वफाक की कमाई पे सूबे नहीं पलते, सूबों की कमाई पे ये वफाक पल रहा है। जिसने कहा था कि मैं 18 से ज्यादा वजीर नहीं रखूंगा, आज 100 हड हराम वजीर रखे हुए हैं, वो किसके खजाने से खा रहे हैं? और इन्होंने जो गंदम में करप्शन की है, इन्होंने जो चीनी में करप्शन की है, इन्होंने जो वो जो बस चलाई उधर और चली भी नहीं इनसे, उसमें जो करप्शन की है, जो इन्होंने ट्री प्लांटेशन के अंदर जो इन्होंने करप्शन की है, जो इमरान खान ने पाकिस्तान की ये मौजूदा हुकूमत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के तहत पाकिस्तान की सबसे करप्ट हुकूमत है, और ये करप्ट तरीन वजीर जिनका इनके बनाए हुए कमिश्नरों में नाम निकलता है। चले आप ये कह रहे हैं आमिर हसन साहब कि ये करप्ट तरीन हुकूमत है, इस करप्ट तरीन हुकूमत को हटाने के लिए तो फिर पीडीएम से फिर आप अलग हो गए हैं, पीडीएम वाले अब इस हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं, तो निहाल हाशमी साहब से भी पूछना। हमने पीडीएम बनाया था, जिन्होंने इशारा था, जिन्होंने कोई मुफाहमत करनी थी, जिन्होंने फायदे लेने थे, उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है, खामोशी से फायदे ले रहे हैं। आजकल खामोशी है, तो निहाल हाशमी साहब खामोशी से कौन फायदे ले रहे हैं? तो इशारा कहीं निहाल हाशमी की तरफ तो नहीं है आपका, नून लीग की तरफ है या फिर मौलाना फजल रहमान की तरफ है, जो कि बड़ी पार्टियां तो यही दो रह गई हैं बस खाली। ये दोनों पार्टियों ने किया। मौलाना फजल रहमान तो एक मोहरा है, निहाल साहब उन्हें तो कोई बैकडोर पे कोई फायदे ले रहे हैं आप? बैरिस्टर साहब तो बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं आपके ऊपर। पुराना काम है मोहरे के तौर पे इस्तेमाल होना। चले सवाल का जवाब आपका नुक्ता आ गया ना, मैं जवाब ले लूं निहाल साहब से। निहाल साहब से जवाब ले लूं। अपने भाई निहाल हाशमी की जमात की तरफ है। चले जी, बराह रास्त इल्जाम आ गया। बैरिस्टर साहब जवाब ले लें। तो ये हमें छोड़ के गए, अब पीडीएम में भी इन्होंने हमें छोड़ा है। ठीक है, नुक्ता आ गया, जवाब ले लें। जी निहाल हाशमी साहब। जी फरमाएं।
जी मैं ये कह रहा था कि आपने और आमिर भाई ने बात की, शहबाज शरीफ साहब आप दीदा हो गए। जी जी जी। सच बात है, वो आप दीदा हो गए क्योंकि सही। 2013 में वो और उनके भाई और उनकी जमात ने मिलके कराची के लियारी बाईपास को कंप्लीशन किया, कराची हैदराबाद मोटरवे बनाए, कराची के नौजवानों को लैपटॉप दिया, रोजगार की जमानत दी, हुनरमंद नौजवानों को कर्जे दिए, स्कॉलरशिप दिए, कराची के बिजली घर बनाए, एटमी बिजली घर, और कोट कासिम पे 1300 मेगावाट बनाया, K4 के लिए सरमाया दिया, सिवरेज के लिए सरमाया दिया, मेट्रो बस दिया, और सबसे बढ़ के कराची जो अंधेरे में डूब गया था, जो कातिलों की शहर में तब्दील, उसे रोशनियों का शहर बनाया। अब फिर जब वो देखते हैं कि हमने इस शहर को क्या बना दिया था, तो आंसू तो आएगा, आप भी आप दीदा हो जाएंगे। तो शहबाज साहब का आप दीदा होना बनता है। हमने कराची को दिया है, लोगों ने कराची को लूटा है। आज लोग तलाश कर रहे हैं, जब 17 लोग जल जाते हैं फैक्ट्री में तो पूछते हैं कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है शहबाज शरीफ। आज जब लोग देखते हैं कि कराची की सड़कें टूट गई हैं तो पूछते हैं कहाँ है नवाज शरीफ, कहाँ है शहबाज शरीफ। आज जब लोड शेडिंग होती है तो लोग ये पूछते हैं। आज जब रोजगार, आज जब नौजवान तो आप बताएं कहाँ है नवाज शरीफ, बताते क्यों नहीं? ये हमने किया नहीं। तो आप देखें ना इस मुल्क के साथ। और फिर मेरे भाई अली नवाज ने बड़ी पूछते हैं कहाँ है नवाज शरीफ, बताएं जनाब, इनको क्या मालूम, हम भी तो यही पूछते हैं, क्या मालूम, एक मिनट, उनको क्या मालूम कि चले ये तो आपने कामयाबियां गिनवा दी ना निहाल हाशमी साहब। मुझे इस चीज का जवाब दे देना जो आमिर हसन साहब ने आपके ऊपर बराह रास्त इल्जाम लगाया है कि पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई थी, आप लोगों ने तोड़ दी अख्तियार करते हैं जाती मफाद के लिए। सबका है कराची को आप। अच्छा, अगर शहबाज साहब का ये शहर नहीं है, नहीं मालूम, तो इमरान खान साहब को क्या मालूम। बात सारी है, एक तो तासुब की बात करना आपको बनता नहीं है, ये तासुबात की बात ना करें। दूसरी उन्होंने एक बात की कि जनाब शहबाज शरीफ ने कराची को अपने भाई को कहा था, भाई ये कौम है पाकिस्तान, कोई ये नहीं है कोई अलग अलग खिता नहीं है। निहाल हाशमी साहब इसका जवाब दे देना, फायदे ले रहे हैं जी, फायदे ले रहे हैं आप लोग। आपने अच्छी की जी जी, फायदे वो ले रहे हैं जो इख्तिदार से सिमटे हुए। पीपल्स पार्टी को अच्छा पैकेज मिला है कि आप जो चाहे करें। ये पैकेज मिला है पीपल्स पार्टी को कि आप सेनेट के चेयरमैन के लिए भी हमारे साथ मिल जाएं, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ आप ले लें, बलूचिस्तान में आप दीगर पार्टियों के लोगों को तोड़ के आए। तो ये हमें पता है कि पीपल्स पार्टी के जो मामलात हैं, एक अच्छी पैकेज मिला। हम तो अवाम के साथ खड़े हैं, हम तो पीडीएम के साथ खड़े हैं। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ तकरीर कर रहे हैं। भाई हमारा काम है तकरीर करना, हुकूमत का काम है लोगों को सस्ता आटा, सस्ती रोटी, रोजगार देना, सस्ती बिजली देना, सस्ता पेट्रोल देना। हमारा काम है तनकीद करना, हमारा काम है जलसे जुलूस निकालना, हमारा काम है आपकी निशानदेही करना गलतियों की। आपका काम है लोगों को रोजगार देना, लोगों को तहफ्फुज़ देना। चले बैरिस्टर साहब जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि असल फायदे तो आप लोग उठा रहे हैं, इसका जवाब देते हैं, फिर मुझे ऑन साहब के पास जाना है। मुख्तसर जवाब दीजिए। हमने हुकूमत ली है अवाम के वोटों से। हम कोई मुजरिम तो नहीं है कि भाग गए पाकिस्तान से। हमें जब भी अदालतों ने सजाएं दी, गलत भी दी हैं, हम फांसियों के फंदों पे झूले हैं। हम मुल्कों से फरार नहीं हुए। फ़ायदे जो लेते हैं, जिनकी पैकेज डील होती है, वो हमेशा भागते हैं। उन्हें अदालतें सजाए मौत देती हैं और उन्हें दिल की तकलीफ होती है, वो सऊदीया चले जाते हैं, फिर वो जेल के अंदर होते हैं, फिर उन्हें दोबारा दिल की तकलीफ हो जाती है, जो कि कभी वज़ीर आज़म होते हुए नहीं होती। लेकिन जब जेल में जाते हैं दिल की तकलीफ होती है, फिर भाग जाते हैं। पैकेज डील ये है। अब आर पार की बातें नहीं आजकल हो रही। आजकल कभी खुशी कभी गम के नगमे सुनाए जा रहे हैं गीत माला के जरिए, टेलीफोन पे एक दूसरे को। अब तो अवाम के हकूक की कोई बात नहीं कर रहा, क्योंकि पैकेज डील ये है कि अपोजिशन लीडर भी होंगे, बोलेंगे नहीं। आप भीगी बिल्ली बन के बैठे रहेंगे। ना पंजाब का अपोजिशन लीडर बोलेगा, ना मरकज का बोलेगा। और ये जो निहाल हाशमी कहते हैं, वाकई अवाम पूछ रही है कि नवाज शरीफ कहाँ है। आप जवाब क्यों नहीं देते? बैरिस्टर साहब आपके कायद के बारे में कह रहे हैं, निहाल हाशमी साहब आसिफ अली जरदारी के बारे में क्या कह रहे हैं, जल्दी से बता दें। जल्दी से बता दें मुझे ऑन साहब के पास है। तारीख का गुस्सा करके कि सूबाई हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग दुबई में हो रही है और वो कि नवाज शरीफ कहाँ है, वापस क्यों नहीं आते।
और जिसका ये देखें, गुस्सा कर गए। नवाज शरीफ को हम भी यही हुकूमत ने पूछ रहे हैं, भेजा है, नवाज शरीफ अदालतों कहाँ ने है? भेजा है। चल ये बात तो दुरुस्त है, ये बात तो दुरुस्त है वैसे बैरिस्टर साहब इस बात को तो मानना पड़ेगा। से लेके भुट्टो साहब तक और आज ये फिर यरगमाल IGI निजाम हमारे मुल्क में चल रहा है। ठीक। देखिए इस मुल्क का अलमिया ये है कि प्लाट उनको मिलता है जो सरकारी एहलकार है। आम आदमी तो पाकिस्तान में खामोखा है, ये गरीब तो खामोखा है। एक एक नहीं दो दो प्लॉट निकलते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है, सही। ये दादाजी का फातिहा है। नहीं 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 हो गया ना, मुझे खान साहब की तरफ भी जा रहे हैं क्योंकि आप दोनों की लड़ाई में ज्यादा फायदा हुकूमत का हो रहा है, हुकूमत वाले फायदे में। निहाल हाशमी साहब ऑन साहब की तरफ जाने, आपका मुद्दा आ गया, मुझे ऑन साहब की तरफ जाने। ऑन अब्बास साहब जो सवालात उठे हैं उनका जवाब देने दें मुझे। वो हो गया ना सर, मुझे आगे भी उसको ऑन अगली बारी में मैं आपकी तरफ आता हूँ। ऑन अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद करनी है, फिर आप जाइएगा उस तरफ। मुख्तसर करिएगा। मैं समझता हूँ कि ये ब्लेम गेमिंग के अंदर कुछ नहीं मिलेगा। सही है। बात ये करें कि अगर अपोजिशन को हमने बनाया था, मुत्तहद किया था, आपने क्यों तोड़वाया? हम हुकूमत को शिकस्त दे रहे थे, आपने हुकूमत को रिलीफ क्यों दिया? आपने यार कमाल करते हैं आप, वो कहते हैं कि आपने तोड़वाया, आपने इस्तीफे नहीं दिए के खिलाफ आप इस्तीफे दे देते तो क्यों नहीं इलेक्शन हो करते? चुके होते हैं। आमिर साहब आपकी क्या पैकेज डील है? वो आपके ऊपर ये इल्जाम लगाते हैं। खैर बहरहाल ये तो इल्जाम तराशी आप दोनों की चलती रहेगी और इसका फायदा हुकूमत उठा रही है। हमारे दौर हुकूमत में उठा तो बड़े जलसे जुलूस निकालते थे, आजकल ये गूंगे क्यों हो गए हैं? बुजदार के खिलाफ आप तो आपस में लड़ रहे हैं ना सर, आपने तो हुकूमत के खिलाफ लड़ना था। तो ऑन अब्बास साहब आप ये बताएं, जिस तरह से इस लड़ाई का फायदा तो यकीनन आपको हो रहा है, आपकी हुकूमत ज़्यादा मुस्तहकम हो रही है और ऐसा लगता है कि शायद 5 साल आप पूरे भी कर जाएं। और आपके वज़रा तो ये कहते रहे, बाकायदा शोज़ में भी आके कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कह रहे हैं कि अगली बारी भी इमरान खान साहब की है। लेकिन खैर बहरहाल ये तो अभी तय करना है पाकिस्तान की आवाम को जब इलेक्शन होंगे उसमें। लेकिन ये बताइएगा कि जिस तरह से आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कराची की सूरत हाल को देखकर आंसू बहाए हैं, आपकी भी तो कराची में यहाँ पर आप जिस तरह गिनवा रहे थे कि अभी 14 मेंबरान आपके कराची में मौजूद हैं, तो आपका भी तो मैंडेट है यहाँ पर, आपको भी तो कुछ करना चाहिए कराची के लिए। आप क्यों नहीं आगे बढ़ते? मैं आपके सवाल जाने से पहले थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कर दूंगा 1 मिनट के अंदर। जी जी। जो इन मेरे दोनों ऑनरेबल कुलीग्स के जज्बात है ना, ये इनकी फ्रस्ट्रेशन की निशानदेही हो रही है। जितने जज्बात उमड़ के और जिस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं सिर्फ महसूस हो पा रहा हूँ कि ये पहले इल्जाम हम पे होता था कि हम शायद इस तरह गुफ्तगू करते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये लड़ते रहें और आप हुकूमत करते रहें। हमने तो नहीं कहा ना जी, ये तो अल्लाह की तरफ से है। देखिए दिलों की जो भेद है वो तो रब जानता है ना। जब आपकी नीयत और आपकी सोच इस तरह को चलना शुरू हो जाए ना और आप पे हवस हो जाए तो आप इस तरह करना शुरू कर देते हैं। हमारा इनसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, बैरिस्टर साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे आदमी है, वैसे बैरिस्टर भी हैं पढ़े। मैं हैरान हूँ, इतनी गुफ्तगू पता नहीं उनमें क्यों गुस्सा किस चीज का है कि जो वो मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं तो ऐसे अल्फाज कि अगर मैं कहूँ कि मुराद अली शाह साहब जो है ना वो हराम पे पल रहे हैं तो शायद इनके भी जज्बात होंगे। आई डोंट नो, ये पता नहीं किस तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान में पता है क्या इशू ये है कि इनसे पूछा जाए कि हुजूर ये पैसे कहां से आए, तो कहते तुम कौन? फिजाल के तौर पे इनसे पूछा जाए कि जी उर्सद के जो ट्रैक्टर 6000 ट्रैक्टर आए थे पाकिस्तान में 1990 में, मैं उस वक्त शुरू करता हूँ, उस पर 7.5% के हिसाब से तुम लोगों ने कमीशन खाया था। कहते तुम कौन हो? इनसे पूछे भाई आपकी 9 शुगर मिले जरदारी साहब की इस वक्त सिंध में है पड़ी, इसके पैसे कहा? कहते तुम कौन हो? इनसे पूछा जाए हजूर ये सरे महल आपका है? कहते तुम कौन हो? आखिरी में इनसे पूछा जाए जो मैनहट्टन के अंदर जरदारी साहब अपने रिटर्न्स में एक कॉन्डो फ्लैट यानी कि टॉप के ऊपर पेंट हाउस फ्लैट जो सबसे ऊपर होता है, सबसे महंगा होता है, वो रिटर्न्स में लिखना भूल गए। कहते तुम कौन होते हो? इनसे आखिर में पूछा भाई वो आपका मुश्ताक स्टेनोग्राफर होता था, आपके साथ सदारती महल में काम करता था, उसकी 45,000 तनख्वाह थी, उसके अकाउंट से 5.6 अरब रुपए बरामद हुए। कहते तुम कौन होते हो? इनके हर सवाल के ऊपर जमहूरियत खतरे में और उनसे पूछते तुम कौन होते हो? सर कराची पे आ जाए ना, कराची पे आ जाए, काफी लंबा टाइम हो गया, कराची पे आ जाए। कराची के लिए कुछ क्यों नहीं करते आप? कराची के इशू में देखिए, बात सुनिए, मैंने पहले कहा कराची का इशू इररेलेवेंट है इनके लिए। जो वो गए खड़े हैं, जो तकरीरें कर रहे हैं, वो टोटली इररेलेवेंट है। ये टस्वे बहाने से आप अवाम को बेवकूफ नहीं बना सकते। आपकी 15 देखिए टोटल, अब मियां नवाज शरीफ की अगर टोटल हुकूमत गिने तो 13 साल की हुकूमत बनती है। पिछले 20, 25, 30 साल के अंदर 13 साल फेडरल की हुकूमत बनती है। कराची के लिए आपने क्या किया है? ये इस तरह के बहाने, इस तरह के रोने से, ये कहानियां करने से, आपको मीनारे पाकिस्तान याद है जब वो पंखा इस तरह घुमाया करते थे? ये सारे पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। ये कभी कभार इस तरह के ड्रामे करने से अवाम बेवकूफ नहीं बन सकती। अवाम के इश्यूज लोगों को पता है। सबसे बड़ा इशू करप्शन है और सिंध में जो चीज सिंध को खा रही है वो करप्शन है। यानी कि आप लाखों अरबों रुपए इधर भेज दें, अगर एंड के ऊपर जाके हर मिनिस्टर ने सर महंगाई नहीं है वैसे सबसे बड़ा इशू? आप क्या समझते हैं? अवाम का कुछ नहीं हो सकता। महंगाई नहीं है वैसे सबसे बड़ा इशू?
आई थिंक देखिए इसी पे बात आ जाए, महंगाई के जो अगर 5 या 7 नैरेटिव्स हैं वो प्रोविंशियल है। आटा फेडरल गवर्नमेंट की वजह से महंगा नहीं हो सकता, चीनी फेडरल गवर्नमेंट की वजह से महंगी नहीं हो सकती, दालें हमारी वजह से महंगी नहीं हो सकती। यस, पेट्रोल कह सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट से आता है, फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, लेकिन ये जो छोटी छोटी अशिया है जिसको हम कंज्यूमर प्राइस कहते हैं, ये तो सारी आधे चीजें से ज्यादा मुल्क पे तो आपकी हुकूमत है ना सर, कंट्रोल करना तो आपका काम है ना सर, ये उस तरह से तो इल्जाम लगाकर आप बरी जिम्मा नहीं हो सकते सर। नहीं, महंगाई का फवाद भाई, महंगाई का ड्रामा कराची के अंदर हमारे गल नहीं पड़ सकता। लाहौर अच्छा। के अवाम अगर कहे तो ठीक है, हमारी गवर्नमेंट है, हम कह सकते हैं कि चीजों को रेगुलेट करना। कराची में ये किस तो किस्म का पंजाब में ड्रामा? कम कर दें, केपी में कम कर दें सर, सादा सा फॉर्मूला है। सब अब मुझे भी रिस्पॉन्ड करने दें। जी जी, मैं आ रहा हूँ आमिर साहब, आपकी तरफ भी आऊँगा, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूँगा। जी, sure। नहीं, मैं आप कंटिन्यू आप कंटिन्यू कर लें ऑन साहब। मेरा सिर्फ आखिरी पॉइंट ये है, हाँ। आप बेसिक प्राइसेस तमाम चीजों की कंपेयर कर लें। मैं आपको आप एक मुझे ही सुन चीज लीजिए, गिनवा इस सकता वक्फे के बाद कि मैं नहीं महंगी होने होऊंगा। अब फॉर मैं जाने एग्जांपल लगा हूँ, ये वक्फे के बाद मैं नहीं होऊंगा। अच्छा अच्छा, चले निहाल हाशमी साहब, चले मैं आपकी तरफ आ जाता हूँ, चूँकि फिर मैं ब्रेक को थोड़ा सा आगे कर देता हूँ। निहाल हाशमी साहब, बड़ा आम सवाल है आपसे, मैंने जो सवाल आपके लिए रखा है ना वो यही है कि हदफ क्या है पीडीएम का, चूँकि हुकूमत की नाकामियाँ या कोताहियाँ आप आवाम के सामने रखेंगे और फिर ये 2 साल इसी तरह से चलाएंगे, या फिर आपका हदफ ये है कि आपने हुकूमत को भी गिराना है? चूँकि सुन लें बात सर, सवाल ले लें सर, सवाल ले लें निहाल भाई, सवाल ले लें। नवाज शरीफ साहब ये कह चुके हैं कि अगला साल इंतखाबात का साल है, तो आपका हदफ क्या हुकूमत को गिराना है या फिर हुकूमत की कोताहियों को सामने लेकर आना है, या इलेक्शन की तैयारी है सर? दोनों है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। ये जो बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने एक पाकिस्तान बनाया, इन्होंने इसलिए नहीं बनाया था पाकिस्तान कि पाकिस्तान को सियासी ट्रैक से हटा दे, आइन और कानून के ट्रैक से हटा दे, पाकिस्तान के जमहूर को तहत कर दे, इस मुल्क की पार्लियामेंट की बालादस्ती को ख़त्म कर दे, ऑर्डिनेंस से इस मुल्क को चलाया जाए और हमें ये बताया जाए कि सियासत कैसे करनी है, हमें ये बताया जाए कि आपने किस सिमत में जाना है। हमारा यह है कि वोट को इज्जत दो। पाकिस्तान किसी जज, जर्नलिस्ट, जर्नल, किसी सरमायादार, किसी सेठ साहूकार ने नहीं बनाया है। पाकिस्तान गरीब लोगों ने बनाया, बर्रे सगीर के। वोट को इज्जत दो के बुनियाद पे बनाया। तो जनाब, जब पार्लियामेंट में लोग बनेंगे, आइन की बालादस्ती होगी। 4 बार हमने आमरीत की जो है वो तजुर्बा कर लिया। हमने यहाँ पे लाशें उठा ली, वजीर आज़मों को बेदखल किया, वजीर आज़मों को फांसी दी गई, वजीर आज़मों को गोली मार दिया गया। तो हम क्या हासिल किया, हमने क्या सीखा? आज हमारे सूबे नाराज बैठे हैं, आज हमारे सूबे अभी जलसे में कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग कि हमारे वसाइल और हमारे साहिल को आप कब्जा। देखिए, हम इकाइयों को लेके चलना चाहते हैं। हम गरीबों के लिए पाकिस्तान बनाया गया था, पाकिस्तान हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों के लिए बनाया गया था। आज गरीब उससे ही गरीब है, आज गरीब फिर गरीब हो रहा है। उसको क्या मिला पाकिस्तान से? बड़े अफसरान के लिए नहीं बनाया था, सरमायाकारों के लिए नहीं बनाया था, बड़े बड़े वो जुगाड़दारों के लिए, जागीरदारों के लिए नहीं बना था। ये बाबा कौम ने पाकिस्तान आप और मेरे जैसे लोगों के लिए बनाया था। लेकिन निहाल साहब, ये भी तो मसला है ना कि इतना लंबा अरसा आपने भी तो हुकूमतें की हैं, बारियां आप लोगों ने लगाई हैं, फिर भी अगर पाकिस्तानी अवाम गरीब है तो फिर आप लोग भी तो इसमें कसूरवार हैं। ग्वादर पोर्ट नहीं दिया क्या? हमने इस मुल्क में न्यूक्लियर पावर नहीं बनाया क्या? हमने इस मुल्क को F7 थंडर नहीं दिया क्या? हमने इस मुल्क को मिसाइल का निज़ाम नहीं दिया क्या? हमने इस मुल्क को मेट्रो बस और मोटरवे नहीं दिया क्या? हमने इस मुल्क के बेरोजगारी का खात्मा नहीं किया क्या? हमने इस मुल्क में बिजली घर नहीं लगाए क्या? हमने इस मुल्क में कारखाने नहीं लगाए क्या? एक चीज ऐड कर लें, ऑन साहब कह रहे हैं कि करप्शन का कल्चर भी आपने ही दिया इस मुल्क में। करप्शन तो इस मुल्क ने, इस हुकूमत ने किया। ATM और करप्शन इस 3 साल में, इसके अलावा हुआ क्या यार? ATM और करप्शन के लिए क्या किया आपने? ठीक, अब शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानियों को इतना इस्तेसाल कर लिया है और फिर कोई शर्म व हया नहीं है। 3 साल में डॉलर कहाँ है, पेट्रोल कहाँ है, खुर्दनोश कहाँ है, दवाई कहाँ है? 12 बार आपने दवाइयों की कीमतों में। लेकिन निहाल हाशमी साहब, आप हुकूमत की नाकामियां तो गिनवा रहे हैं, लेकिन आपने भी बारियां ली हैं। इसके बारे में आपको भी सोचना चाहिए कि अगर आपने इतनी हैं और उसमें आपने फिर आवाम के हालात ठीक क्यों नहीं किए। एक ब्रेक लेना है मुझे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो। तो प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आखिरी सेगमेंट है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब, बड़ा अहम सवाल है आपसे कि ऐसा लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान अभी भी आपसे नाराज़ हैं।
वो ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने पूरी संजीदगी से पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपा है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। आप उनको राजी क्यों नहीं कर सके आखिर? देखिए, अब मौलाना साहब यही बात करेंगे। मौलाना साहब क्या करेंगे? मौलाना साहब को हमने सदारती हिमायत के लिए जब एतजाज़ अहसन साहब को कैंडिडेट बनाया था तो भेजा था। इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और ख़ुद कैंडिडेट बन के आगे काजी खुद ही दूल्हा बन गया। उसके बाद इन्होंने जो एमएमए के साथ किया, मौलाना फजलुर रहमान ने, वो भी सबको याद है। एआरडी तोड़वा के एपीडीएम बनाई। मौलाना फजलुर रहमान का पुराना एक किरदार है, सारी जमहूरी कुव्वतों को इन्होंने शिकस्त दे के मुशर्रफ के साथ उसका अपोजिशन लीडर बने, बलोचिस्तान और केपीके में हुकूमत ली और 17वीं तरमीम पास करवाई। तो हमारे पास, हम समझते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान का एक ही एजेंडा है कि एक ख़ास मकतबा फ़िक्र के लिए पाकिस्तान के समाज को रुज्जत पसंद समाज की तरफ धकेलना है, जिससे पीपल्स पार्टी उन्हें रोकना चाहती थी। पीपल्स पार्टी भी रुकावट थी, अवामी नेशनल पार्टी भी रुकावट थी। इसलिए दोनों ये जो रोशन ख्याल जमातें थी, लिबरल जमातें थी, इन्हें निकाला गया है, इन्हें दूर किया गया है पीडीएम से, ताकि एक खेल खेला जाए, घिनौना खेल खेला जाए, दोबारा से एक मलगूबा तैयार किया जाए आईजीआई का और एमएमए का, और लोगों के लिए एक नया अलाइंस बना के इदारों के सामने लाडला बनने की कोशिश की जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन सारे हरबों को जानती है। दूसरी बात है, फवाद साहब, अभी सेनेटर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई, हाथ में तस्बीह है मेरे भाई के और ज़ुबान के ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं जो पुराने बग़ैर साबित हुए आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में। पिछले 31 सालों में ये इल्ज़ामात दोहराए जाते रहे बहुत सी ज़ुबानों से, और जिसमें 7 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही, 24 साल इनकी, जिसमें 3 साल इनकी हुकूमत शामिल है और 9 साल पहले भी इनकी हुकूमत मुशर्रफ की शामिल है, जिसमें से 13 साल आसिफ अली जरदारी बेगुनाह जेल में रहे, किसी अदालत में कोई नहीं। और मैं आपको, सेनेटर साहब, आप तो कानून साज इदारे के मेंबर हैं, रुकन हैं, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बुनियादी असूल है इंसाफ का। और आसिफ अली जरदारी से ज़्यादा मजलूम किरदार नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, जिसे 13 साल, अगर उन्हें सज़ा भी मिलती तो इतनी सज़ा ना होती जितनी वो भुगत चुके हैं। लेकिन सिर्फ उसके कद से डरते हुए उस पर इल्ज़ाम तराशी करें, उस पर उंगलियां उठाएं, क्योंकि उसके नजरिए का मुकाबला नहीं कर सकते, उसके विजडम का मुकाबला नहीं कर सकते, उसकी बराबरी नहीं कर सकते असूलों के अंदर, उसकी बराबरी नहीं कर सकते जद्दोजहद के अंदर। ये जो बनाए हुए बुत हैं लोगों के, चूंकि बिल्कुल कम रह गया, बगल बच्चे हैं, वो आके क्यों आप इल्जामात लगाते हैं? आखिरी बात तो करने देना, मुझे तो अभी मौका दिया। टाइम कम रह गया। दूसरी इन्होंने बड़ा जो मेरी बात सुन लें, इनके पास पूरी फौज जफर मौज है प्रोसिक्यूशन की, इल्जामात को साबित करें, इल्जामात न लगाए, मेरी इनसे दरख्वास्त है। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि महंगाई जो इशू है वो सूबाई इशू है। अगर ये सूबाई इशू है तो पंजाब में आटा क्यों महंगा है, बलोचिस्तान में क्यों महंगा है, केपीके में क्यों महंगा है, जीबी में क्यों महंगा है, कश्मीर में क्यों महंगा है, सिर्फ सिंध में महंगा नहीं भाई। जवाब ले लेते हैं, महंगाई इशू आपकी करतूतों से है। हाँ, बैरिस्टर साहब जवाब ले लें। जी ऑन साहब। पहले तो मैं माजरत चाहता हूं कि अगर बैरिस्टर आमिर हसन साहब को जो ना एतराज है कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब, सॉरी हाजी आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर कुछ ऐसी करप्शन की है तो उसकी सजा वो काट चुके हैं, तो सर आप तो खैर उससे ज्यादा वकील होंगे, वो सजा जो काटी अभी वो कोई नहीं है। अगर आपको सजा होगी वो उस दिन से शुरू होगी जब आप कन्विक्टेड हो जाएंगे। मैं इन्हीं से एक सवाल पूछ लेता हूँ, आज से एग्जैक्टली 2 महीने पहले नैब ने इनको एक लेटर लिखा, हजूर ये बता दीजिए मैनहट्टन का प्लॉट जो फ्लैट है आपका है या नहीं है। उसी का जवाब बैरिस्टर साहब बता दें कि जरदारी साहब ने कहा मैं सोच के बताऊंगा। सेनेटर साहब, हम पेश हो रहे हैं अदालतों में, हम भागे नहीं हैं। सेनेटर साहब, हम भागे नहीं हैं। कंप्लीट करने देना बैरिस्टर साहब, कंप्लीट करने दें, हमने जवाब देने उनको। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने बाद में जवाब दिया, उन्होंने जवाब दिया कि मैं भूल गया था वो लिखते हुए, और जिस वक्त ये मैंने फ्लैट परचेज किया था यानी कि 2008 में प्रेसिडेंट बनने से पहले, उस वक्त मैं किसी भी जगह पे पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था। ये क्या चीज प्रूव करती है? ये प्रूव करता है कि ये रिटर्न जानबूझ के भूले नहीं थे, इन्होंने लिखा नहीं था, क्योंकि वो जो एसेट्स थे, वो जो दौलत कमाई थी, उसका कोई ऐसा इनके पास रिकॉर्ड मौजूद नहीं था, और ये संदेश शायद के बाहर नहीं निकलेगा। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अवाम को पता होना चाहिए ये जो फ्लैट है ये जरदारी साहब के गले पड़ेगा, और कोई भी, मैं एक चीज बता दूं सर, केसेस ले जाते हैं आप, केसेस बना देते हैं, साबित नहीं कर पाते हैं। उन साहब, ये हुकूमत के ऊपर तनकीद होती है, क्या साबित किया आपने? अगर ये इशू है, अगर एहतसाब इशू है तो मुझे जवाब देने देना। सिस्टम को रिफॉर्म नहीं, साबित क्या किया आपने? मैं जुडिशियल सिस्टम को रिफॉर्म नहीं कर सकता जितनी थिन मेजॉरिटी हमारे के पास है।
हमारा काम है कि अगर नैब और या ऐसे अदारे काम कर रहे हैं उनको फ्रीली काम करने दिया जाए। आप लेकिन देखें इस्लाहात लाना आपका फ़र्ज़ है, आप चूँकि हुकूमत में। बहुत बहुत शुक्रिया ओन अब्बास साहब, क्योंकि वक्त बिल्कुल ख़त्म। मिस्टर आमिर हसन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेहमानों की राय नाज़रीन आपने जानी, फ़ैसला आपने करना है कि कौन सही है कौन गलत। अपने मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के